नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज एक और खबर छपी है जिससे ये तय होता जा रहा है धीरे धीरे कि भारत एक व्यक्ति के जितना केंद्रीकरण सारी ताकत का अपने पास करना चाहता है और उसी के हिसाब से सरकार चलेगी, इस तरह की दिशा में धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। हमारा जो राज्यों को जो कुछ अधिकार दिए गए थे वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं, सभी लोग देख रहे हैं। लेकिन अब सारी ताकत धीरे धीरे एक व्यक्ति एक एजेंसी में लाने की भी कोशिश है। आज द न्यू इंडियन एक्सप्रेस में एक स्टोरी है, चीफ ऑफ डिफेंस जो है सर्विसेज एंड एनएसए की तर्ज पर एक चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ऑफ इंडिया भी बनाया जाए, CIO ऑफ इंडिया, और उसके बनाने की बात चल रही है। ये न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने ये स्टोरी ब्रेक की है। इस चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ऑफ इंडिया को CBI और ED ये दोनों रिपोर्ट करेंगे और ये CIO साहब सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बराबर इनका कद होगा। अब मैं थोड़ा आपको इसलिए समझा दूं कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। आप देखते थे, रोज आप खबरें सुनते हैं कि CBI का छापा है, ED का छापा। ये अलग अलग एजेंसीज थी, अलग अलग मंत्रालय थे। तो थोड़ा एक तो पहले ये मैं समझा दूं क्या CBI करती है, क्या ED करती है। CBI जो है वो उसकी जो मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन है और जनरली ये मंत्रालय प्राइम मिनिस्टर के पास रहता है। इस समय भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के पास है और उनका साथ में कोई एक स्टेट मिनिस्टर होता है जो इस कामकाज को देखता है। इनके केस में जितेंद्र सिंह साहब हैं। ये जो CBI है, ये जो गवर्नेंस का सेटअप था, ये आज़ादी से पहले का सेटअप किया हुआ था। उस समय की जो सरकार थी उसने जो सरकारी भ्रष्टाचार था उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उस पर लगाम लगाने के लिए किया था। युद्ध चल रहा था, युद्ध में बहुत से खरीद फरोख्त हो रही थी और उस पे रोक लगाने के लिए इसका मूल जब ये शुरू हुआ। नए स्वरूप जो अब आज़ादी के बाद इसका जो नया स्वरूप हुआ है CBI का, उसमें हर तरह के क्राइम, विशेषकर जैसे हत्या है या अपहरण है या आतंकवाद है, ये सारे क्राइम अब इसके अंदर आ गए हैं और ये उस पर इन्वेस्टिगेशन भी करता है। अभी आपने सुना होगा कि CBI के डायरेक्टर की नियुक्ति को लेकर कुछ खबरें आने लगी थी। तो CBI के डायरेक्टर, पहले एक तो ये समझ लीजिए कि पहले क्या था, अब क्या है, अब क्या प्रपोज्ड है। CBI के डायरेक्टर की नियुक्ति जो कमिटी करती थी उसमें प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, और लीडर ऑफ ऑपोजिशन अगर नहीं है तो लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी, क्योंकि टेक्निकली आपको लीडर ऑफ ऑपोजिशन होने के लिए 10% सीटें होनी चाहिए और कांग्रेस जो लार्जेस्ट पार्टी है उसके पास 55 सीटें नहीं हैं। 543 है तो टेक्निकली आपके पास करीब 55 सीट होनी चाहिए, उसके पास 55 सीटें लोकसभा में नहीं है। तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा नहीं है, लेकिन लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी की वजह से वो वहाँ पे स्थान पाता है। और तीसरा व्यक्ति जो बेसिकली इन दोनों को बैलेंस करने के लिए वो CGI था। ये था कि वो निष्पक्ष रहेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे। लेकिन सरकार ने CGI को हटा के प्रपोज किया है कि अनदर मिनिस्टर टू बी नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर अपने ही किसी आदमी को कर देंगे और कोरम 2 का है, एक को नहीं भी बुलाया तो 2 लोग उसमें पास कर देंगे। तो कुछ इस तरह की बात चल रही है CBI के अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर के लिए। लेकिन ये अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर को लेकर बात हल्ला मच रहा है, बात गलत है। लेकिन एक चीज़, एक कैच समझ लीजिए। समझना यह है कि जो अपॉइंटमेंट कमेटी है जिसमें ये तीनों लोगों की बात कर रहे हैं, ये किनका चयन करती है, इनके पास नाम कहाँ से आते हैं? इनके पास नाम एक सिलेक्शन कमेटी से आते हैं। अब सिलेक्शन कमेटी रिकमेंड करती है और फिर ये अपॉइंटमेंट कमेटी जिसमें प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, अब उनकी जगह कोई केंद्रीय मंत्री होंगे, वो नाम चुनते हैं उन कैंडिडेट्स के जिसको सिलेक्शन कमेटी भेजी रहती है। अब सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन है, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। तो सिलेक्शन कमेटी में सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है, फिर ये उसके चेयरपर्सन होते हैं, फिर उसमें जितने विजिलेंस कमिश्नर्स हैं वो उसके मेंबर होते हैं, सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो होम मिनिस्ट्री में है वो होते हैं, सेक्रेटरी टू कैबिनेट सेक्रेटरीट वो होते हैं, और इनके अलावा जो आउटगोइंग CBI डायरेक्टर होता है उसका जो रिकमेंडेशन होता है उस पर भी विचार किया जाता है।
तो ये सिलेक्शन कमेटी नाम को छांट के फिर अपॉइंटमेंट कमेटी को भेजती है। कहना सिर्फ यह है कि हो अल्लाह जितना मचे, अगर कोई सिलेक्शन कमेटी जो कि पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में है वो नाम ही आगे नहीं भेजेगी तो आप कर क्या लीजिएगा, आप कुछ करते रहिए। एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और इसका समझ लीजिए, ये जो सीबीआई है इट इज़ एग्जेम्प्टेड फ्रॉम राइट टू इंफॉर्मेशन। ये जो हमारे यहाँ इंफॉर्मेशन वो डालते हैं ना, आरटीआई डाल दीजिए, आरटीआई, यहाँ पे आरटीआई नहीं कोई प्रभावी है। दूसरा एक और इसका इंपॉर्टेंट रोल है, दिस इज द ऑफिशियल सिंगल पॉइंट कंटैक्ट फॉर इंटरपोल। जो इंटरनेशनल क्राइम होते हैं और उसमें किसी देश से होता है तो ये हिंदुस्तान का सिंगल पॉइंट कोऑर्डिनेशन है कि इसी से इंटरपोल की बातचीत होती है। अब ये तो हो गया सीबीआई, जो मैं इसलिए इसको बता रहा हूं कि चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को एक तो सीबीआई रिपोर्ट करेगा, दूसरा ईडी रिपोर्ट करेगा। अब ईडी जो है वो स्वतंत्र भारत में ही उसका वजूद में आया 1956, फर्स्ट में 1956 को एक दूसरे रूप में था, और फिर वो मूल रूप में वो इकोनॉमिक जो आर्थिक अपराध हैं उनको रोकने के लिए बना था, उनको देखता है, और वो दो कानूनों का इन्फोर्समेंट करता है। एक कानून है फेमा जो फॉर एक्सटर्नल बाहर से जो पैसा आता है उसका मैनेजमेंट का एक्ट जो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा। और दूसरा है पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 का। इन दो एक्ट को इन्फोर्स करने का काम भी ईडी का रहता है। अब एक चीज और समझ लीजिए, ईडी को क्यों बदनाम है। ईडी बदनाम इसलिए कि आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आज शायद 30 जगह या 32 जगह झारखंड में छापे पड़े हैं ईडी के, कुछ काफ़ी छापे छत्तीसगढ़ में पड़े हैं, और ऑफ लेट ये कहा जाने लगा है कि सरकार जो है वो ईडी को अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट को ठीक करने के लिए छापे लगाती है, और वो अपने यहाँ जो लोग हैं उनके यहाँ ईडी के छापे नहीं पड़ते हैं। और ये क्यों कहा जाता है, उसके पीछे तथ्य है कि इसका कन्विक्शन रेट बहुत ही कम है। जुलाई 2022 में सरकार ने संसद में ये डेटा शेयर किया था कि जब से पीएमएलए लागू हुआ है इस 17 साल में 5422 केसेस रजिस्टर हुए और केवल 23 लोगों का कन्विक्शन हुआ है। तो जो कन्विक्शन रेट है अगर आप इसमें देखिए तो लेस देन 5.5% है, लेस देन 0.5%। तो इसका मूल काम हैरेसमेंट है, और वो भी हैरेसमेंट पॉलिटिकल ओपोनेंट्स का। मतलब ये कहीं लिखा नहीं है लेकिन यूज ऐसे ही किया जाता है उसको तंग करने के लिए। अब इसी में, क्योंकि ये भी समझ लें, इसी में वो जो संजय मिश्रा जी है ना, इल्लीगल वाले जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इल्लीगल अपॉइंटमेंट है जिनका, वो संजय मिश्रा जी, जिनके इल्लीगल अपॉइंटमेंट को 15 सितंबर तक एक्सटेंड कर दिया गया है, क्योंकि सरकार का ये कहना है कि उसके पास संजय मिश्रा जी को छोड़ के कोई ऐसा 140 करोड़ में आदमी नहीं है जो उनको रिप्लेस कर सके उस पोस्ट के लिए। क्योंकि कुछ फॉरेन के लोग आएंगे, कुछ पूछताछ करेंगे, तो वो केवल वो और वही व्यक्ति 140 करोड़ में बता सकते हैं। आप क्योंकि हालांकि कुछ लोग कहेंगे आप 140 बोल रहे हैं, वो तो केवल, अरे भाई, मतलब संजय मिश्रा जी को छोड़ के उस पूरे विभाग में, हालांकि इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी कि आपका इसका मतलब बाकी विभाग बेकार है। खैर, वही संजय मिश्रा जी हैं। तो एक तो मैंने आपको इसमें संजय मिश्रा की बात की। अब इनको कहा जा रहा है ये किस तरह से फंक्शन करेंगे, तो दो लोगों को, दो पोस्ट का उदाहरण दिया जा रहा है, एक सीडीएस और एक एनएसए का। अब सीडीएस क्या है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बोलते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का क्या रोल है? ये नया पद अभी बना है। ये जो तीनों डिफेंस के रोल हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उनका इसका काम है कोऑर्डिनेशन करना, और मतलब ये उनको देखता है। ये 1 जनवरी 2020 को इसके पहले सीडीएस देश के बने जनरल बिपिन रावत, और उनकी एक दर्दनाक दुर्घटना में उनकी मौत हो गई थी, उनका हेलीकॉप्टर टकरा गया था 8 दिसंबर 2021 को। अब ये कितना आवश्यक है कि 8 दिसंबर 2021 को एक्सीडेंट होता है, इनकी डेथ हो जाती है, और इस पद पे करीब करीब 10 महीने, 30 सितंबर 2022 को नए सीडीएस करीब 10 महीने बाद का अपॉइंटमेंट होता है जनरल अनिल चौहान का। अब इसको एक चीज़ और समझ लीजिए, क्योंकि वो मैं आपको, जब इसको आप सुन रहे हैं तो आप इसको समझ भी लीजिए, इस पर क्या दिक्कतें क्या हैं। सीडीएस कौन बन सकता है?
उल्टा चलिए, जनरल साहब के 4 स्टार लगाते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल साहब 3 स्टार लगाते हैं, मेजर जनरल साहब 2 स्टार लगाते हैं, ब्रिगेडियर साहब 1 स्टार लगाता है। तो जो जनरल साहब होते हैं उसको 4 स्टार जनरल बोला जाता है। अब एनी 3 स्टार, इसका जो कौन सीडीएस बन सकता है, एनी 3 स्टार जनरल और 4 स्टार जनरल ऑफ, ये तीनों विंग में ये चीज लागू होती है। वहाँ एयर चीफ मार्शल, इस तरह से तीनों में ये लागू हो रहा है, तीनों सर्विसेज में। फॉर द पर्पज ऑफ कन्वीनियंस हम लोग आर्मी की बात कर रहे हैं, लेकिन ये तीनों में से कोई भी एनी 3 स्टार जनरल और his equivalent in army, in air force and navy, or any general who is serving or retired, कोई भी ये जनरल जो सर्विंग है, रिटायर्ड हैं, और जिन्हों who has not attained the age of 62, अगर रिटायर हो गए हैं तो 62 साल अभी एज नहीं हुई है, वो इसके लिए एलिजिबल है। और इनको रैंक दी गई है सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बराबर। जो अनिल चौहान साहब हैं ये 3 स्टार जनरल थे, ये 4 स्टार जनरल नहीं थे, लेफ्टिनेंट जनरल होकर रिटायर हुए थे। फिर 10 महीने में ढूंढ के सरकार ने इनको ढूंढा और फिर इनको जनरल बना दिया, क्योंकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो 4 स्टार जनरल होता है। हिंदुस्तान का जो जनरल होता है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो 4 स्टार जनरल होता है। अब जरा एनएसए के बारे में भी आप समझ लीजिए, क्योंकि पूरी चीजें एक बार इसलिए समझ लीजिए कि ये सीआईओ होने क्या जा रहा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको चलानी है उसको एक व्यक्ति तो अपना सीडीएस हो गया, सारे फौज को हैंडल करेगा। दूसरे व्यक्ति हो जाते हैं एनएसए। एनएसए जो है वो प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस करते हैं, कैबिनेट को नहीं, प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस करते हैं ऑन नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल अफेयर्स। और देश की जितनी जो खुफिया एजेंसीज हैं, चाहे रॉ हो चाहे आईबी, वो डायरेक्टली इनको रिपोर्ट करते हैं। तो देश का जो ये खुफिया तंत्र है वो इनके नियंत्रण में है। नेशनल सिक्योरिटी और इंटरनेशनल अफेयर्स में वो प्राइम मिनिस्टर को बताते रहते हैं, उनको एडवाइस करते रहते हैं। और एक चीज़ और समझ लीजिए, इन सारे तंत्रों में वो जो हमारे सीडीएस साहब हैं वो सेक्रेटरी रैंक के, जो सीआईओ साहब प्रपोज्ड हैं सेक्रेटरी रैंक के, बट एनएसए जो 2019 में जब इनको रीअपॉइंट किया गया 5 साल के लिए हमारे डोवाल साहब को, तो इनको कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक दी गई। अब आप कहेंगे इससे क्या मतलब है? देखिए, इससे मतलब यह है कि एक ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस जो होता है देश का, कि सबसे ऊपर कौन फिर कौन कौन, वो भी आज समझा दूं मैं। 2 मिनट लगेगा, 1 मिनट लगेगा, आगे के लिए आसानी रहेगी। सबसे नंबर 1 पे प्रेसिडेंट, द फर्स्ट। नंबर 2 वाइस प्रेसिडेंट। नंबर 3 प्राइम मिनिस्टर। नंबर 4 गवर्नर्स। नंबर 5 फॉर्मर प्रेसिडेंट्स। फॉर्मर प्रेसिडेंट जो जैसे प्रतिभा पाटिल जी हैं, ये गवर्नर के ऊपर नहीं है, ये गवर्नर के बाद आती हैं 5 नंबर पे फॉर्मर प्रेसिडेंट्स। और अगर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इस समय नहीं है तो वो 5वें नंबर पे आता है। 6ठे पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा, 6ठे नंबर पे। 7वें नंबर पे कौन कौन आता है आउट ऑफ प्रेसिडेंट्स में? कैबिनेट मिनिस्टर, एनएसए, क्योंकि एनएसए को वो दर्जा मिला हुआ है इस समय, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर सारे जब तक वो अपनी स्टेट में है, एक्स प्राइम मिनिस्टर देवे गौड़ा साहब और मनमोहन सिंह साहब, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन राज्यसभा। आज की तारीख में टेक्निकली लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन राज्यसभा खड़गे साहब एलिजिबल हैं, लेकिन यहाँ पे अधीर रंजन चौधरी जी लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं, लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी, तो वो उसमें नहीं आते हैं। और एक इंटरेस्टिंग ये बता दूं, 7 है और 7 के बाद 7A बोलते हैं, उस पे कौन है? उस पे हैं भारत रत्न अवार्डी जितने हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर साहब, ये 7वें देश के उस पद पे बैठे हुए हैं। उसके बाद ये सब लोग आते हैं, मतलब जो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और ये सब, मतलब फिर हायर के इनकी होती है। मैं इसके आगे नहीं जा रहा। एनएसए के लिए एक चीज़ और बता दूं कि देयर इज़ नो एज लिमिट। एनएसए में एज लिमिट नहीं है, मार्गदर्शक मंडल के लोग भी इसमें हो सकते हैं। अब फिर से मूल प्रश्न पे मैं आ जा रहा हूं कि सीडीएस कंट्रोल करता, मतलब सपोज टू बी हेड ऑफ डिफेंस फोर्सेस, एनएसए इंटेलिजेंस सारी उसके पास है। उसी तरह ईडी और सीबीआई का एक हेड बनाने की बात है जो सीआईओ को करना है। वो सीआईओ को, चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ऑफ इंडिया को रिपोर्ट करेंगे। ऑफिशियली कहा जा रहा है कि इसमें 2 बहुत ओवरलैपिंग होती है। वो
ये नहीं है, कम से कम आदमियों ताकत एक जगह सिमटती जाए, जो सबसे सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ आदमी है उसके पास 3, 4, 5 एडवाइजर हों जहां से वो अपनी हुक्म को दे और इस देश को चलाए। जो सबसे इसमें एक और खबर इंपॉर्टेंट है कि जो CIO पद के लिए जो फ्रंट रनर हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्हीं को बनाया जाएगा, उनका नाम संजय मिश्रा जी है। संजय मिश्रा जी वही जो 2 बार जिनको सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि इलीगल अपॉइंटमेंट है, वो इलीगल अपॉइंटमेंट वाले संजय मिश्रा जी फ्रंट रनर हैं फॉर द पोस्ट ऑफ CIO। और ये जो CIO साहब हैं ये प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्ट रिपोर्ट करेंगे, लाइक NSA। 2 विभाग अलग अलग हैं, हालांकि CBI और ED जो हैं 2 अलग अलग विभाग हैं, 2 अलग अलग मंत्रालय हैं, लेकिन CIO विल रिपोर्ट टू PMO। और जो मुझे लगता है कि एक बार अगर ये चीज़ आ गई तो एक तो ऐसा कहा जा रहा, दीपक शर्मा जी ने अपने किसी शो में कहा है, जो पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने अपने किसी शो में कहा, उनका कहना यह है कि उनके सूत्रों ने बताया है PMO से कि संजय मिश्रा जी दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं दुनिया में जिनके फोन को होल्ड नहीं कराया जाता है। वो सीधे मोदी, पहले जो बाइडेन हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, दूसरे संजय मिश्रा जी हैं। बाकी NSA का फोन आए या होम मिनिस्टर, लोगों को लगता है कि अमित शाह साहब, किसी का भी फोन आए, अगर कहीं प्रधानमंत्री जी व्यस्त हैं या कहीं कुछ और काम कर रहे हैं तो वो कहते हैं कि भाई होल्ड करें या बाद में बात करें या आधे घंटे बात करें या हम वापस बात करेंगे। लेकिन संजय मिश्रा इज़ दी ओनली पर्सन जिसके फ़ोन को रोका नहीं जाता, उनसे तुरंत बात कराई जाती है। तो संजय मिश्रा जी ऐसी कौन सा राज जानते हैं, ऐसी कौन सी घुट्टी पी के आए हैं, ऐसा कौन सा चमत्कार है उनके पास कि उनको छोड़ा नहीं जा रहा है। अब उनको यह है कि भाई सुप्रीम कोर्ट उनको अब बाकी एक्सटेंशन देने से तो मना ही कर दिया है, बहुत स्ट्रिक्ट है, तो उनको CIO के रोल में लाके उनकी ताकत बढ़ाना है। क्योंकि अगर इलेक्शन जीतना है तो इन एजेंसीज़ का तो कहीं ना कहीं आपको उपयोग, दुरुपयोग, जो भी आप कहिए, वो करना ही पड़ेगा। थैंक यू सो मच।